नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर 2023 देश के हर एक टीवी न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देकर मार दिया गया। साथ ही कुछ न्यूज चैनल दाऊद को जिंदा भी बता रहे थे। जो भी खबरें फैलाई जा रही है, जो भी बातें सामने आ रही है, वो सरासर गलत है। लेकिन कुछ एक चैनल्स तो कह रहे थे कि दाऊद को जहर तो दिया गया, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, यानी रिकवर कर चुके हैं। इन टीवी चैनल को शौक तो तब लगा जब दूसरे ही दिन दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील न्यूज 18 पर ओपनली स्टेटमेंट देता है कि दाऊद अभी जिंदा है, उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई और आने वाले 26 दिसंबर को अपना बर्थडे भी बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात कुछ ही नहीं। इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। इंडिया टुडे ने एक ऑडियो को पब्लिश किया जिसमें दाऊद एक दूसरे गैंगस्टर फारूक से लुई विटॉन के शूज अपने पाकिस्तान वाले घर पर मंगवा रहे हैं। जब वो आपको पता है वो जूते की दुकान जहाँ से हम लोग जूते लेते थे तो लुई विटॉन के, और ठीक है ना। तो आखिर यहाँ पर सच क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम पर कोई मर्डर अटेम्प्ट हुआ था जिसमें वो बचकर निकल चुका है, या फिर वो मारा जा चुका है? तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। It is being speculated that he was poisoned. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। छुपे दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी हालत काफी नाजुक है। दाऊद इब्राहिम और इंडिया का कनेक्शन तो हर कोई जानता है। ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट गैंगस्टर टेररिस्ट है जिसने साल 1993 में मुंबई में 13 जगह पर बम ब्लास्ट करवाए थे। उसके बाद ये इंडिया से भाग गया और दुबई में रहने लगा। फिर दाऊद साल 1990 में शेख दाऊद हसन इब्राहिम के नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए कराची के पोस्ट एरिया क्लिफ्टन में शिफ्ट हो गया। उस समय दाऊद के कराची में मौजूद होने के बाकायदा सारे प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को देकर उनसे कई बार इंडिया के हवाले करने के लिए कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका बिल्कुल उल्टा ही किया। पाकिस्तान ने दाऊद को आर्मी और आईएसआई का प्रोटेक्शन भी दिया है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 26/11/2008 को इंडिया पर काफी बड़ा अटैक हुआ जिसमें दाऊद ने आतंकवादियों को इंडिया पहुंचने में मदद की थी। इसके अलावा दाऊद के अलकायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। इसलिए साल 2012 में दाऊद को एक इंटरनेशनल थ्रेट मानते हुए इंटरपोल और यूएस की एफबीआई ने उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और उस पर 207 करोड़ का इनाम रख दिया गया। बट आज तक यूएस भी दाऊद तक नहीं पहुंच पाया है। दाऊद इब्राहिम की डेथ हुई या नहीं, उसे जहर दिया गया या नहीं, या उस पर कोई मर्डर अटेम्प्ट हुआ भी या नहीं, ये सारी सस्पिशियस बातें जानने से पहले हमें कुछ प्रीवियस डेटा को देखना पड़ेगा। साल 2023 की बात करें तो पाकिस्तान और कनाडा में एंटी इंडिया टेररिस्ट की मिस्टीरियस किलिंग की बहुत बड़ी घटनाएं सामने आई है। 1 दिसंबर 2023 को एक खालिस्तानी टेररिस्ट लखबीर सिंह की अनयूजुअल कंडीशन में डेथ हो जाती है। लखबीर सिंह वही आदमी था जो 1985 में हुए कनिष्का प्लेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और भिंडरावाले का भांजा था। ठीक इसके 2 दिन बाद 3 दिसंबर को अदनान अहमद नाम के टेररिस्ट को भी अननोन गनमैन ने शूट कर दिया। ये भी एक टेररिस्ट था जिसने साल 2015 में इंडियन आर्मी के उधमपुर बेस स्टेशन पर अटैक किया था। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 2023 को इंडिया के टॉप दुश्मन साजिद मीर की भी जेल के अंदर जहर खाने से मौत हो जाती है। साजिद मीर वो टेररिस्ट था जो 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड था। हिंदुस्तान टाइम्स अपनी न्यूज एक्सप्लिसिटी में बताते हैं कि आईएसआई और आर्मी ने साजिद मीर को हॉस्पिटल ले जाने का नाटक किया और हॉस्पिटल ले जाने में डिले किया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। एक बड़ी बात यह है कि पिछले 11 महीने में ऐसे कुल मिलाकर 21 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की अनयूजुअल कंडीशन में मौत हो जाती है। इनकी डेथ कैसे हुई, कोई ऑथेंटिक रीजन अब तक नहीं मिला है। इत्तेफाक देखिए, ये जो सारे के सारे मारे गए 21 के 21 टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी की टॉप हिट लिस्ट में थे। ये जो किलिंग का पैटर्न था वो बड़ा ही अनयूजुअल और सिमिलर था। इसलिए इस किलिंग्स पैटर्न को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर और वहां की लोकल मीडिया इंडियन एजेंसी रॉ पर किलिंग्स का ब्लेम लगा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी की सारी किलिंग्स वाकई रॉ ही करवा रही है या कोई और? कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद प्लान करके इन टेररिस्ट की किलिंग करवा रही है। इन किलिंग्स पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनालिसिस्ट आरिफ अजाकिया क्या ये स्टेटमेंट सुनिए। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना। दर्द है सर, ऊपर से काम के किसी है नहीं। यू नेवर नो, आईएसआई खुद सफाई कर दे। आरिफ अजाकिया तो ओपनली ये बता रहे हैं कि इन किलिंग्स के पीछे रॉ का नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक बड़ा पेचीदा सवाल आ रहा होगा कि ये जो पाकिस्तान आज से पहले खुद टेररिस्ट को पालते हुए आ रहा था, वो आज खुद ही इन टेररिस्ट को क्यों मार रहा है? सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। बस थोड़ा सा वेट करो और वीडियो को एंड तक देखो।
पूरा मैटर आपको पानी की तरह बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इंडिया की रॉ पर इन किलिंग्स का ब्लेम लगाना पुरानी आदत है। आज से 43 साल पहले की बात है। साल 1980 में भारत ने पाकिस्तान में छुपे हुए कई मोस्ट वांटेड टेररिस्टों की ऐसे ही अनयूजुअल किलिंग की थी। उस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पाकिस्तान भारत के सामने रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन भारत उस वक्त अपने काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। तो आखिर में जाकर पाकिस्तान को अपने क्लोज अलायंस जॉर्डियन क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज भारत को मना करो, हमारे देश के टेररिस्ट की इस तरीके से किलिंग न करे। लेकिन ये भी एक फैक्ट था। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो हमेशा से भारत में आतंक फैलाने की रही है। साल 1980 की बात करें तो यूएस से अफगानिस्तान वॉर के लिए आए पैसों को पाकिस्तान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और पंजाब में टेररिज्म फैलाने के लिए यूज किया था। उस समय भारत में इस बढ़ते पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को किसी भी हालात में रोकने के लिए इंडिया में सिर्फ एक ही एजेंसी थी जो इसको रोक सकती थी, और वो थी रॉ। फॉर्मर रॉ ऑफिसर बी रमन कहते हैं कि पाकिस्तान के टेररिज्म का जवाब देने के लिए रॉ ने अपने काबिल ऑफिसर्स को लेकर उस वक्त 2 टीम बनाई थी, टीम एक्स और टीम जे। टीम एक्स का काम था पाकिस्तान बेस्ड सभी टेररिस्ट को टारगेट करके मारना, और टीम जे को स्पेशली पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट को मारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इन टीम्स को अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। वहां पहुंचते ही इन्होंने एक एक करके टेररिस्ट को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। बी रमन कहते हैं कि इन टीम्स ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। जब भी कोई खालिस्तानी टेररिस्ट इंडियन सिटीज में कोई अटैक करते तो इसके रिटेलिएशन में टीम जे लाहौर या कराची में अटैक करके किसी न किसी टेररिस्ट को मार देती थी। ये जो स्ट्रेटेजी थी, इसकी वजह से देखते ही देखते रॉ का उन टेररिस्ट पर क्रैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये समझ में आने लग गया था कि वो अब इन लोगों को किसी भी हालात में रोक नहीं सकते। इसी रीजन से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि पाकिस्तान को फाइनली अपने क्लोज अलायंस जॉर्डन के पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी इंडिया से इन अटैक्स को रुकवाया जाए। एक बड़ा रीजन ये भी था कि पाकिस्तान स्पेशली जॉर्डेनियन किंग हसन बिन तलाल के पास ही इसलिए गया क्योंकि उसको पता था कि जॉर्डेनियन प्रिंस के कई सारे रिलेटिव्स इंडिया से बिलोंग करते थे। जैसे कि उस टाइम इंडिया के जो चीफ जस्टिस और वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका प्रिंस के साथ पर्सनली बहुत अच्छे रिलेशन थे, और दूसरी तरफ प्रिंस की जो वाइफ थी वो भी पाकिस्तानी थी, जिसकी वजह से प्रिंस को पाकिस्तान को लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसी वजह से पाकिस्तान ने जॉर्डन प्रिंस को मीडिएट करने के लिए बुलाया। प्रिंस ने फिर दोनों पार्टीज को बुलाकर आपस में समझौता करवाया और पाकिस्तान और इंडिया को अटैक्स रोकने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इस पीस एग्रीमेंट के कुछ सालों बाद इंडिया ने टीम एक्स और टीम जे के ऑपरेशन को बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर यही लगता है कि इस बार भी इंडिया दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर चुका है और हैवी क्रैकडाउन करवा रहा है। अगर देखा जाए तो काफी हद तक पाकिस्तान की ये बात थोड़ा डाउट तो पैदा कर ही रही है। अब हम दाऊद इब्राहिम की बात करें तो इस केस में भी न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, लेकिन उसके मारे जाने पर काफी कंफ्यूजन है क्योंकि इस बात का कोई ऑथेंटिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला। लेकिन अगर दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील की माने तो उनके अकॉर्डिंग हर साल दाऊद के बर्थडे के टाइम पर ऐसी अफवाहें हमेशा फैलती रहती है। तो इस पॉइंट पर यह कहना काफी मुश्किल है कि वो मारा भी गया या नहीं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में हो रही बाकी किलिंग्स पर कुछ पॉलिटिकल पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका कहना है कि इन किलिंग्स के पीछे खुद पाकिस्तानी सरकार का हाथ है। उनके अकॉर्डिंग इन्हीं टेररिस्ट की लाशों के ऊपर अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर डिपेंडेंट है। मतलब पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही है, अब वो बद से बदतर होती जा रही है। इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि पाकिस्तान को इस साल 2024 के पहले 6 महीने में $13.7 बिलियन का पेमेंट करना है और अगले 3 सालों में टोटल $7.7 बिलियन का लोन रीपेमेंट भी करना है। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके मित्र देश भी अब उसे लोन देने से साफ मना कर रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान के पास बड़े इंटरनेशनल बैंक्स जैसे IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन बैंक से पैसे मांगना इतना आसान नहीं है। उन्हें FATF की कंडीशंस को भी पूरा करना होगा और पाकिस्तान अभी फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है। बेसिकली पाकिस्तान ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है, इसलिए इस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। पर अगर इस ग्रे लिस्ट से उसे अगर निकलना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, उसे टेररिस्ट पर मजबूत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी पाकिस्तान आने वाले सालों में फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए इन सारे टेररिस्ट को एक एक करके सफाया करने वाला है और ये काम लगभग स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, बात दाऊद की थी तो उसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मारा या फिर रॉ ने, या फिर दाऊद के मरने की खबर महज एक अफवाह थी। इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि
दाऊद अभी जिंदा है या फिर मारा गया। दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत तो दाऊद इब्राहिम से हुई थी, परंतु रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने आपको रॉ के द्वारा किए गए सीक्रेट मिशन की जानकारी भी आपके साथ शेयर की है। और जाते जाते आपको याद दिला देता हूं कि लास्ट 1 साल में भारत के कुल 21 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का उनके ही घर में सफाया हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।